अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है। याद हो तो जब हम अर्नेश कुमार का केस कर रहे थे, मैं एक लाइन बार बार बोल रहा था कि 498A के केसेस के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस केस इन डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट एज सच। और जब आप इस केस को अभी समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके ज्ञान चक्षु ऐसे खुलने वाले ना कि सर ये क्या बोल गए। ये कह रहा है कि केस सिर्फ 498A के केसेस नहीं, रादर हर वो क्रिमिनल केस जो सेक्शन 41B के अंदर आता है और ऐसा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल नेचर का है और जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, उस हर केस के अंदर अपने आप में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर को इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना है। Not only in the case of domestic violence 498A cases and dowry prohibition cases, rather in all cases where the arrest of the person can be made where the offense is punishable up to 7 years with or without fine. Section 41(1)(b के रेफरेंस में, यस 41(1)(b स्टेट ऑफ अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस के अंदर आपकी टोटल 7 गाइडलाइंस थी, 7 गाइडलाइन। फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको। अर्नेश कुमार और श्वेता सिंह की शादी होती है। अर्नेश कुमार वो वाली श्वेता सिंह नहीं है ये। अर्नेश कुमार और श्वेता सिंह की शादी होती है। शादी होने के बाद श्वेता सिंह एलिगेशन लगाती है अर्नेश कुमार पे, इसने और इसके घर वालों ने मारुति गाड़ी मांगी, टीवी मांगा, एसी मांगा, उसके बाद मारकुटाई की। तो श्वेता सिंह ने केस फाइल कर दिया 498A एंड सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। मतलब पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी, पुलिस FIR फाइल कर दी। कंप्लेंट नहीं बोलूंगा मैं, नो पुलिस कंप्लेंट कोई वर्ड नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक माय लॉर्ड। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। क्योंकि कंप्लेंट किसके सामने हो सकती है? मैजिस्ट्रेट के सामने, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज D। अब जो ये अर्नेश कुमार भाई साहब थे, ऑब्वियसली हालत तो पतली हो गई ना, 498A का केस लगेगा तो मतलब पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती है। ही फाइल्ड अ एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। which was rejected by Sessions Court and then he moved to the High Court। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया भाग जाओ, हाई कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड। फिर इसके पास क्या ग्राउंड बचेगा, क्या कर सकता है ये? सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा? आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने भी तो रिजेक्ट कर दिया ना, पहले सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट किया, देन ये हाई कोर्ट में गया, बाय सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। SLP स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन आप तब करते हैं जब आपके पास पूरे लॉ के अंदर और कोई ग्राउंड नहीं हो और आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स या कोई मतलब आपके पास और कोई रेमेडी ही नहीं है, आपके पास आखिरी इलाज है। अच्छा, आखिरी इलाज सुप्रीम कोर्ट से मेरे को ध्यान में आया, अभी मेरी बात हुई है नेक्स्ट संडे को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से आपका सेशन करा रहे हैं ऑन ऑल दीज थिंग्स। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन क्या है, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, रिपील क्या, अपील क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, करेक्शनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, SLP क्या होती है। मतलब ऐसा तगड़ा सेशन होने वाला है, नेक्स्ट वीक होगा वो संडे को, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। रिजेक्टेड बाय सेशंस कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के सामने आया, हाई कोर्ट से ये एप्लीकेशन गई SLP के सामने, SLP के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने
देखा कि ये जो 498A के केसेस का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है एंड वी नीड टू एक्ट, तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली। क्या गाइडलाइंस निकाली? 7 गाइडलाइंस निकाली, जिनको अभी हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे पहली गाइडलाइन थी कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने पुलिस ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्ट करेगी कि देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक अरेस्ट इन द केसेस ऑफ सेक्शन 498A, but to satisfy themselves about the necessity of arrest under the parameters laid down under flowing from section 41 CRPC, कि क्योंकि देखिए 498A का केसेस आपका कैसा है, कॉग्निजेबल है ना, नॉन अवेलेबल है, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि पुलिस ऑफिसर तुरंत अरेस्ट कर रही थी बिना इस बात को चेक किए कि सच में अरेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर शैल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक अरेस्ट व्हेनेवर अ सिचुएशन ऑफ 498A केस इज रजिस्टर्ड, रादर देन सबसे पहले जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो अपने आप को सेक्शन 41 CRPC के हिसाब से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि अरेस्ट जरूरी है या नहीं है। और वो 41 की भी कौन सी बात कर रहा है? 41 सब सेक्शन 1 स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू क्लॉज बी के अंदर जो बातें बोली गई हैं, समझ गए? वो 6-7 पॉइंट बोले गए हैं जितने भी, कि वो किसी विटनेस को इंड्यूस कर सकता है, जुरिस्डिक्शन से भाग सकता है, टेम्परिंग कर सकता है, या फिर जब उसको कोर्ट के सामने या पेशी के लिए बुलाया जाए तो वो नहीं आएगा। जो भी 41 का क्राइटेरिया है, अगर उसके हिसाब से जरूरी है तभी अरेस्ट करोगे। अगर ये लगता है कि ये सामने वाला किसी मैटर में हैम्पर करेगा ही नहीं, जब इसको बुलाएंगे आ जाएगा, देन इन दैट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अरेस्ट बीइंग मेड। यस 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 यस, कि मतलब सिंपल, मतलब कि पुलिस ऑफिसर अगर 498A का केस रजिस्टर हुआ है तो एक ही दम अरेस्ट नहीं करेगा, वो सच में पहले फाइंड आउट करेगा कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज रीजनेबल, क्रेडिबल, और फिर उसके बेस पे आगे के पॉइंट कि इसको अरेस्ट करूं या ना करूं। 4 क्वेश्चन भूल गए कल वाले, वाई अरेस्ट, 4 क्वेश्चन पूछेगा ना, कौन कौन से क्वेश्चन थे? हाँ जी, वाई अरेस्ट, the police officer will ask the following questions: why arrest, yes, is it really required, what purpose arrest will serve, what purpose arrest will serve, yes, what object it will achieve, कि अगर हमने इसको अरेस्ट कर लिया तो पहली बात तो अरेस्ट करना ही क्यों है, अगर अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या नहीं, क्या इसको अरेस्ट करना सच में जरूरी है, फिर उसके बाद अरेस्ट कर लिया तो इससे क्या होगा, क्या पर्पस ये सर्व करेगा और क्या ऑब्जेक्ट अचीव करेगा। इन सारे एनालिसिस के बाद ही 41(1)B का एनालिसिस करते हुए जब वो कंक्लूजन पे निकले कि हां अरेस्ट करना जरूरी है, तभी अरेस्ट करेगा, अदरवाइज देयर शैल नॉट बी एनी अरेस्ट इन द केस ऑफ 498A। ये पहली गाइडलाइन थी, बहुत बड़ी गाइडलाइन है। आगे चलिए, all police officers to be provided with checklist containing specified sub clauses under section 41(1)(B)(2। ये बहुत बढ़िया गाइडलाइन है कि मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है तो उसको एक परफॉर्मे के अंदर जो सेक्शन 41(1)(B) के 2 के अंदर जितने भी क्राइटेरिया हैं उनके एक चेकलिस्ट दी जाएगी। अरेस्ट करने से पहले उसको उन सारे चेकलिस्ट को एनालाइज करना है, उन सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स को भरना है, फिल करना है, तब जाके कहीं अरेस्ट करेगा। तो मतलब हमने पुलिस वाले को कह तो दिया कि पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट
विदाउट वारंट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, मगर कितनी हथकड़ियां लगा दी, पहले सेक्शन 41 की लगाई, फिर उसके बाद अब ये चेकलिस्ट वगैरह की लगा ली। पर्पस क्या है, हम कह तो देते हैं पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट, जो ये वर्ड है में, इसका मतलब पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, मगर डिस्क्रिशन कैसी है, अनगाइडेड नहीं है, आर्बिट्ररी नहीं है, दैट इज गाइडेड, कि ये इंश्योर करने के लिए पुलिस ऑफिसर लॉ का पालन करते हुए कहीं लॉ का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जब भी अरेस्ट करने जाएगा पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक लिस्ट थमा दी जाएगी, जो सेक्शन 41(1)(b)(2) के जितने भी क्लॉज हैं, कौन से, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी अदर ऑफेंस, की इस इंसान को अरेस्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि और कोई क्राइम ना करे, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, या फिर टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैंपरिंग विद सच एविडेंस, इस चीज को रोकने के लिए ताकि वो विटनेस टैंपरिंग ना कर सके, एविडेंस टैंपरिंग ना कर सके, ठीक है। और जितनी भी सारी चीजें आपके क्लॉज 2 के अंदर बोली गई हैं, सेक्शन 41 सबसेक्शन बी, सॉरी सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 के अंदर इसकी पूरी चेकलिस्ट दी जाएगी। पहली बात, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट के बाद आप ये चेकलिस्ट दोगे, चेकलिस्ट फिल करेगा, उसी के बाद कंक्लूजन पे निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है भाई। द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट ड्यूली फिल्ड एंड फर्निश द रीजन एंड मटेरियल विच नेसेसिटेड द अरेस्ट, कि मतलब पुलिस ऑफिसर चेकलिस्ट भरेगा, उसके बाद अपने रीजंस भी लिखेगा कि जिस वजह से हमने अरेस्ट किया है, while forwarding producing the accused before the magistrate for further detention। अगर पुलिस वाले को फर्दर डिटेंशन चाहिए, बियॉन्ड 24 आवर की डिटेंशन चाहिए अरेस्टी की, तब वो चेकलिस्ट फॉरवर्ड करेगा, along with checklist filled checklist के साथ he will provide reasons why detention is required and why he has arrested। He will specifically mention those things in his report to the magistrate while requesting the further detention of the arrestee। Is it clear? कोई डाउट है बेटा? Any doubt? Next guideline, the magistrate while authorizing detention of the accused under section 167 कौन सा है, जब 24 घंटे के बाद फर्दर डिटेंशन के लिए जरूरत होती है, ठीक है, shall peruse the report furnished by the police officer in the terms aforesaid। जो अपनी चेकलिस्ट दी है और उसके साथ अपनी जो रीजनिंग दी है उसका उपयोग करेगा मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करने के लिए कि इस एक्यूज्ड की फर्दर पुलिस कस्टडी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी 4th गाइडलाइन है। नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41A, कौन से नोटिस ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहा है ये 41A के अंदर? यस, विटनेस को नहीं। नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 41A का जो नोटिस है वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे बात कर रहा है बेटा, ठीक है। तो आप उसको कॉग्निजेंस वाली स्टेज पर भी बोल सकते हैं कि उसके विद इन आप उसको 2 वीक्स के अंदर आप बुलाएंगे। अगर आपने 2 हफ्ते तक उसको नहीं बुलाया तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि ही वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द इन्वेस्टिगेशन, which may be extended by the superintendent of police for reasons to be recorded। और जो ये 2 हफ्ते का टाइम है इसको एक्सटेंड कौन कर सकता है? एसपी कर सकता है, और एसपी को भी अनडिस्क्रिशन मतलब अनगाइडेड डिस्क्रिशन नहीं है, उसको अपने लिखित में रीजन देने पड़ेंगे कि why he has allowed it for beyond than 2 weeks। Is it clear? Failure to comply with the directions aforesaid shall, apart from rendering the police officer concerned liable for departmental action, they shall also be liable to be punished for contempt of court to be instituted before the high court having criminal jurisdiction। अगर पुलिस ऑफिसर ने ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की, मतलब ना चेकलिस्ट तैयार की या जो भी गाइडलाइंस अरनेश कुमार के केस के अंदर है वो फॉलो नहीं की, देन इन दैट केस डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ साथ फिर से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ चलाई जा सकती है। कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर,
टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली हाईकोर्ट, मतलब मेनली जहां की पुलिस ऑफिसर है, जहां पे केस है, वहीं उसी हाईकोर्ट के अंदर वो मैटर चलेगा। Authorizing detention without recording reasons as aforesaid by the judicial magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate high court। ये और भी बेहतरीन है। पुलिस ऑफिसर पे तो एक्शन हो सकता था, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने भी अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सारी चीजों को यूज करते हुए और अपनी फाइनल रीजनिंग देते हुए फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर पास कर दिया है बिना अरनेश कुमार की गाइडलाइन को फॉलो किए हुए, तब उस कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर जजेस बनना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप, क्योंकि जब आप सिविल जज अपॉइंट होते हैं उसके बाद फिर आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे ही बनते हैं, तो जो लोकल पुलिस आपके पास किसी इंसान को अरेस्ट करने आती है तो सबसे पहले आपके पास ही लेके आती है। तो आपका रोल इसमें एक्टिव हो जाएगा विद इन, जैसे ही आपकी 1 साल के 1-1.5 साल के अंदर आपके पास ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पुलिस जिसको पकड़ के लेके आ रही है अरनेश कुमार की गाइडलाइन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद आप अपने जिस कंक्लूजन पर निकल रहे हैं उसके बाद आपने उसको ऑथराइज किया फर्दर डिटेंशन को या नहीं किया, और उसके साथ साथ आपको अपनी रीजनिंग भी देनी है। अगर आपने रीजनिंग रिकॉर्ड नहीं की तो आपके खिलाफ भी हाई कोर्ट में एक्शन चल सकता है। अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकती है। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, अभी कुछ हाल के अंदर इवन सुप्रीम को हाई कोर्ट्स ने देखें, सिर्फ अरेस्ट के मैटर पर जनरली नहीं, बहुत सारे मैटर पर हमने देखे हैं कि एक जुडिशियल ऑफिसर जिसकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी उसको वापस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जुडिशियल एकेडमी पे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हाँ सोचो, अरे न्यूज़पेपरों में आ गया भाई। These guidelines will apply to all cases where arrest is to be made without warrant in all cognizable cases punishable up to 7 years with or without fine। ये जो गाइडलाइन है अब एक मास्टर गाइडलाइन की तरह दे दिया कि ये सिर्फ 498 ए के केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये अब हर उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो 7 साल तक की सजा वाले। मतलब सिचुएशन कौन सी, सेक्शन 41(1)(b), सेक्शन 41(1)(b), सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की बात हो रही है। मतलब एक तरह से हर उस केस पर एप्लीकेबल होगी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, और अरेस्ट कैसे किया जाना है, बिना वारंट के। तो मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम की सजा है, एग्जाम्पल चोरी का ऑफेंस है, ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं हो सकता इवन दो ऑफेंस इज कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल। ये गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर पुलिस ऑफिस जो चेकलिस्ट के हिसाब से 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी सबसेक्शन 2 के अंदर ये चीज है कि जब उसको बुलाएंगे वो आ जाएगा, ना वो विटनेस टेम्परिंग करेगा, किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर नहीं करेगा, तो उस केस में उसको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी है। अच्छा, इन गाइडलाइंस का ये तो पर्पस है कि आपकी ह्यूमन राइट्स को सेव करता है, अपार्ट फ्रॉम ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। और क्या है? हाँ बेटा, कहीं ना कहीं ये हमारी ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल के इश्यू को भी कम करता है, स्टेट के एक्सपेंस को भी कम करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी भी अभियुक्त को जेल के अंदर रखोगे तो खर्चा तो आएगा, खाने पीने का, रहने का, ओवर क्राउडिंग, बहुत सारी चीजें हैं, वो खर्चा भी कम किया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए, हमें लगती है ये गाइडलाइन पुलिस के खिलाफ, मगर अल्टीमेटली पुलिस का काम कम ही कर रही है। अगर किसी बंदे को पकड़ के आप अपनी कस्टडी में रखोगे तो उसका ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना, आप जवाबदेही तो आपकी हो जाएगी ना। अब आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, बाहर छोड़ दिया बाय अप्लाइंग अरनेश कुमार गाइडलाइन, बाहर जाके चाहे उसकी गाड़ी पलटे चाहे कुछ हो, आपको क्या मतलब? समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने उसको 41 के अंदर अरेस्ट नहीं किया, 41(1)(b) के अंदर भी फॉलोइंग दी अरनेश कुमार गाइडलाइन, वो बाहर गया, अपने घर जा रहा है, अब बाहर जाके चाहे उसकी गाड़ी पलटे या कुछ हो,
क्योंकि उसकी आपकी कस्टडी में ही नहीं है वो। देखिए पुलिस ऑफिस, अब वो प्रोविजन पढ़िए क्या कहता है। पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट करता है, कौन सा प्रोविजन है वो? 41। हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन 41 एक ही बात कर रहा है। 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है। अब पुलिस के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, मगर अगर ऑफेंस 7 साल से ऊपर का है तब कोई चीज नहीं है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस के प्रेजेंस में कर रहा है तो अरेस्ट नहीं करेगा, फिर से उसको देखना पड़ेगा, इन गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बे के अंदर सिचुएशन आ जाएगी। अगर ऑफेंस कैसे नेचर का है, 7 साल तक की पनिशमेंट वाला है। या नहीं करेगा? देखिए ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। जहां आप सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए को देखेंगे, वो सिर्फ एक बात बोलता है कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ऑफेंस कमिट कर दिया। मगर जब हम क्लॉज बी देखते हैं, उसके अंदर बात आती है ऑफेंस जहां पर रीजनेबल कंप्लेंट है, रीजनेबल सस्पिशन है, रीजनेबल ये चीज है। और कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है? 7 साल वाले की इसी के अंदर बात हो रही है ना। ए के अंदर तो नहीं बात हो रही ना, ए के अंदर तो बात नहीं हो रही ना। तो इसके अंदर जस्टिफाइड है। बाद में अगर पुलिस वाले ने अगर उसको अरेस्ट भी कर लिया तो अपने रीजंस उसको जस्टिफाई करने पड़ेंगे, रीजंस देने पड़ेंगे। ये हमारी गाइडलाइंस थी अर्नेश कुमार की।